हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर समिश्र विश्लेषण अपना चल रहा था। यूनिट सेकंड अपन पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर हमने चैप्टर 7 के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ ली थी, जिनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था रीमान समाकल। देखो सुनो, सबसे पहली जो बात है आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि क्लासेज आप रेगुलर लेते रहें, टाइम पे लेते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। और मैं इतना आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि यहाँ आपको टॉपिक पढ़ने के बाद कहीं भी बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ लें। और इतना भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा एकदम सटीक और एकदम शानदार पढ़ाया जाएगा। इससे बेटर आपको हो मुश्किल ही मिल पाएगा। आप देखेंगे तो, तुलना करके देखेंगे तो सबसे बड़ी बात वही है कि बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर आप साथ साथ रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ डिस्कस कीजिए। और आपको डाउट रहे तो आप मेरे साथ डिस्कस करते हो चीज़ों को, लेकिन वो होगा तभी जब आप पर्टिकुलर हर चीज़ को टाइम दोगे। मैं थर्ड ईयर के बारे में आपको शुरू से बताता हुआ आया हूँ। पूरी की पूरी बीएससी थर्ड ईयर कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, क्वेश्चन पे बेसिस नहीं है। क्वेश्चन तो एक नाम मात्र का जरिया है। सारे की सारी किस पे चल रही है? ये कॉन्सेप्ट पे चल रही है। कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर होते जाते हैं हर एक टॉपिक के, तो आप बहुत इजीली हर चीज को कमांड करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने आपको रीमान समाकलन के बारे में समझाया। और यूनिट जो फर्स्ट या चैप्टर 3 था उसमें हमने अवकलन सीखा था समिश्र संख्याओं को। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं वो समाकलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और समाकलन अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा आगे ध्यान से। इसी में यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और यदि अपन आगे बढ़े तो यहाँ आपके पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं। पहले अपन उन डेफिनेशंस को देखेंगे और उसके बाद जो थ्योरम है उस पर डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर अपन करने वाले हैं 7.5.1 आपकी। लेकिन प्रमेय करने से पहले उसमें छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स यूज हुए हैं, उनका मतलब अपन अब सीखेंगे और उनको अपन देखेंगे। तो चलिए देखिए बोर्ड पे और ध्यान से देखिएगा बोर्ड। आप जो मैं बताने वाला हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत अच्छे से उस पर फोकस करना है। ठीक है, एक एक वर्ड का महत्व है, एक एक शब्द आपके बहुत काम का है, तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, चलते जाओ। टॉपिक है संबद्ध प्रदेश, जैसे अपन बोलते हैं कनेक्टेड रीजन। ठीक है, अब ये संबद्ध प्रदेश क्या होता है? संबद्ध या कनेक्टेड शब्द का मतलब आप जानते होंगे कि सर कनेक्टेड शब्द हमने काफी बार रियल लाइफ में सुना भी है और देखा भी है। कनेक्टेड का या संबद्ध का मतलब यही होता है कि दो चीजें आपस में जुड़नी चाहिए। दो चीजें आपस में क्या होनी चाहिए? जुड़नी चाहिए। ठीक है, एक बार डेफिनेशन में ध्यान दीजिए। डेफिनेशन कह रही है एक प्रदेश या क्षेत्र जी। अभी प्रदेश या क्षेत्र क्या होता है? रीजन जो बोल रहा है, एरिया, वो कुछ भी नहीं है। कोई भी एक क्लोज कंटूर सी हो सकता है, कोई भी एक क्लोज कंटूर सी हो सकता है। इसको क्या बोल दिया? क्षेत्र जी। क्या बोल दिया इसको मैंने? क्षेत्र जी बोल दिया। क्या बोल दिया भैया इसको मैंने? क्षेत्र जी या फिर रीजन जी या फिर एरिया जी। है कोई ना कोई, पता नहीं कौन सा है, लेकिन है, इतना पता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, या फिर जैसे अपने तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है, अगर वो होता तो इन्फिनिटी तक है, उसको यदि थोड़ा सा बाउंडेड कर दी जाए, उसमें थोड़ा एरिया ले लिया जाए, तो वो प्रोसेस है ना कि यदि एक प्रदेश या क्षेत्र जी को संबद्ध प्रदेश कहा जाता है, मतलब इसे कनेक्टेड रीजन कहते हैं। ठीक है, कब कहते हैं इंग्लिश में बोलूंगा, लेकिन एक बार हिंदी में समझ लो कि यदि जी के प्रत्येक दो बिंदुओं को, यदि जी के प्रत्येक दो बिंदुओं को, मतलब कोई भी उसमें दो पॉइंट हो। ठीक है, अब जैसे क्षेत्र जो लिया है ना, ये हो सकता है नेचुरल नंबर्स का सेट हो सकता है होल नंबर्स का सेट हो, प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, कैसे हो, रियल नंबर का सेट हो सकता है कि समिश्र संख्याओं का सेट हो। तो क्षेत्र कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि प्रत्येक दो बिंदुओं को, मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं को, प्रत्येक मतलब किन्हीं भी दो, कोई से भी दो पॉइंट ले सकते हैं कहीं से भी। मान लिया ये वाला पॉइंट ले लिया एक, तो आपने एक आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई भी दो पॉइंट ले लिया। ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं को किसी एक वक्र से जोड़ा जा सके, किसी एक वक्र से, मतलब कर्व से। ये लो भाई, ये कर्व बना दिया, जोड़ दिया, जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में हो। जो कि पूर्णतः कहां हो? क्षेत्र जी में। क्या जो मैंने कर्व बनाया वो इसके अंदर है? जो मैंने कर्व बनाया सी, वो इसके अंदर है या नहीं है? कि सर है इसी के अंदर। इसने यही कहा था। देखो सुनो, ये तो ठीक है इसने जो बोला, लेकिन वहां तो नॉर्मल देसी बात हम समझाता हूं। कोई भी कोई क्षेत्र है, कोई रीजन है, कोई एरिया है,
ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने ले लिए, उनमें यदि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को किसी भी कर्व के जरिए, अब कर्व वक्र कोई भी हो सकता है, वृत्त हो सकता है, दीर्घवृत्त, परवलय या सिंपल ऐसा कर्व भी हो सकता है, उससे यदि जोड़ा जा सके तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, कनेक्टेड सेट। डेफिनेशन इंग्लिश में वाले लिख लेना, बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि अ रीजन और अ एरिया G is called connected region if every 2 points of this region G, can be connected via a curve, via लिख दो या with a curve, can be connected with a curve which is completely in region G, पूर्णतः किसमें है, G में, which is completely region G। कौन, वो कर्व होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन, कोई खास नहीं है। एक एरिया है, एक क्षेत्र है, एक रीजन है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स को यदि किसी कर्व के जरिए जोड़ा जा सके तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं कि सर, उसे ही बोलते हैं कनेक्टेड सेट। क्लियर हो गई बात, ठीक। अच्छा, कनेक्टेड सर आपको दिख तो रहा है ऐसा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसी में मैं आगे बना रहा हूं, देखो एक और मैंने कनेक्टेड सेट बना दिया, ये लो, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया G। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं, हमेशा जो ये बाउंड्री होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। कौन सी डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इसकी जो डायरेक्शन लेनी है वो कैसे लेनी है, हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज की। सर क्यों, क्योंकि यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। यदि आपने एंगल पढ़े हो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप जानते होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है यूज वाली, ये कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास है, ठीक है। तो समझिएगा, एक G ले लिया, इसमें ये मैंने दो ऐसे बना दिए, बहुत सारे मैंने पॉइंट ले लिए, बहुत सारे मैंने क्या ले लिए, पॉइंट्स ले लिए। इसका मतलब क्या है, पहले अपन मतलब समझने की कोशिश करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये दो जो मैंने बना दिए, इनसे क्या मतलब है, ये वे एरिया है, मतलब जो क्षेत्र G है ना, ये रीजन G है। मुझे बात बताओ, जब भी अपन कोई छोटा मोटा टॉपिक पढ़ते हैं, मैथ्स में नहीं और चीजों में अपन पढ़ते हैं, तो वहां आपको अपवाद नाम की चीज मिलती है क्या, एक्सेप्शन जो मिलता है, अपन क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वैसा अपवाद है। जैसे मैथ में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, जिनका अपन कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करते, छोड़ देते हैं उनको, है ना। सेम सिस्टम यहां पर है कि कोई रीजन ये G है, कोई क्षेत्र ये G है, उसमें दो रीजन, उसमें दो छोटे छोटे पार्ट ऐसे हैं, या हो सकता है कि उस पर फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब इस एरिया में फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। कि सर बोले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखना ध्यान से, मान लो मैंने कोई फंक्शन दे दिया fz, जो कि है 1/z-1 और z-2, और z बिलोंग कर रहा है किसमें भाई साहब, z+2 ले लो I में, z बिलोंग कर रहा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। अच्छा सुनो, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो ठीक, ये फंक्शन हो गया z, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है, ये फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है, लेकिन दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर ये डिफाइन नहीं है। कौन कौन से, एक तो z = 1, क्यों, क्योंकि z = 1 पर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अपन 0। एक है z = -2, तो -2 पर भी क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो मान लो ये तो -2 है, ये 1 है, या फिर ये 1 है और ये क्या है, -2 है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जो ये खाली ब्लैंक बनते हैं हमेशा एरिया में, इन पर कभी भी चीजें डिफाइन नहीं होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनको इस रीजन में से बाहर निकाल दिए गए। जैसे कोई परत है बहुत बड़ी, उसमें दो छेद हो गए, उनको मतलब ही नहीं है, बेकार चीज ना, काम की नहीं है। तो वही चीज है, इस रीजन में ये यदि दो ब्लैंक बना दिए जाए ऐसे, इन ब्लैंक का मतलब यही है कि इन पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये खाली क्षेत्र है। मतलब यदि कभी भी G की बात करी जाएगी, यदि कभी भी रीजन G की बात करी जाएगी, तो उसमें इन दो एरियाज को काउंट नहीं किया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसमें है, इसमें सब पे डिफाइन है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जिस पर डिफाइन नहीं हो। लेकिन हाँ, इसमें मैंने दो जगह ऐसी ले ली जिसमें डिफाइन नहीं है, मतलब ये खाली जगह है, आप तो समझ लो खाली जगह है। संबद्ध प्रदेश या फिर कनेक्टेड सेट समझ में आने के बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एक संबद्ध प्रदेश, ठीक है, एक होता है बहुसंबंधित प्रदेश। अब दोनों क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको ज्यों की त्यों बना लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा ध्यान से, कनेक्टेड जो रीजन था, जो संबद्ध प्रदेश था, उसे दो पार्टीशन में तोड़ दिया, दो भाग कर दिया उसके, ठीक है। एक का नाम तो कह दिया अपन ने क्या, एक का संबद्ध प्रदेश, और दूसरे का नाम क्या कह दिया, बहुसंबद्धित प्रदेश, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन, ठीक है। ये कहना क्या चाहते हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। ऐसा संबद्ध प्रदेश, ऐसा कनेक्टेड रीजन जिसमें प्रत्येक संबद्ध वक्र को, जिसमें प्रत्येक संबद्ध वक्र को या फिर उसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे सबको, ठीक है, बिना प्रदेश के बाहर निकाले, बिना प्रदेश के बाहर निकाले एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके, एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके या फिर श्रिंक किया जा सके। कि सर कहना क्या चाह रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो देखना ध्यान से। देखो ये मैंने कोई रीजन जी बना दिया, ठीक है भाई साहब, कौन सा रीजन बना दिया, जी। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई मैंने क्षेत्र बना दिया जी जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो, अपवाद हो, या जिस पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा हो। सबके सब पर फलन आपका डिफाइन है। यदि नॉट डिफाइन होता किसी बिंदु पर तो उसको कैसे दर्शाते अपन, खाली गोले से, ठीक। क्या इसके अंदर कोई ऐसा कर्व या ऐसा वक्र बनाया जा सकता है, सपोज करो मैंने एक यहां पर एक वक्र बना दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, सी। मतलब एक रीजन था या क्षेत्र था जी, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, और उन पॉइंट्स के ऊपर ही मैंने क्या बना दिया, क्षेत्र जी, सी बना दिया। या फिर एक छोटा सा मैंने इसमें क्या बना दिया, वक्र बना दिया, संबद्ध वक्र, ठीक है। इसको संबद्ध क्या, संवृत वक्र करना, संबद्ध बोल दो चाहे संवृत बोल दो, बात एक है ना, क्लोज कर्व है ना, संवृत वक्र। सुनिएगा ध्यान से, ये संवृत वक्र जुड़ा हुआ है, इसके अंदर पॉइंट भी है बहुत सारे। कहना क्या चाह रहा है कि यदि इसको श्रिंक किया जाए, यदि इसको क्या किया जाए, छोटा, अभी तो सी इतना बड़ा है, इसको यदि छोटा किया जाए, तो जब हम इसको छोटा करने लगेंगे, जब हम इसको छोटा या श्रिंक करने लगेंगे, या इसको हम संकुचित करने लगेंगे, तो संकुचित होता 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 धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, और जब ये संकुचित होगा तो इसके प्रत्येक बिंदु को देखते हुए निकलेगा ये, हाँ या ना। और लास्ट में यदि इसमें एक पॉइंट भी रहेगा तो उस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा, ये संकुचित हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यही कहना चाह रहा है ये कि ऐसा संबद्ध प्रदेश जिसमें प्रत्येक संवृत वक्र को, प्रत्येक संवृत वक्र, कोई सा संवृत वक्र बना दो इसमें कहीं भी कैसा भी, बिना प्रदेश के बाहर निकाले, मतलब हमें इसको इससे बाहर निकालना नहीं पड़े, इसी में अंदर ही एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके। मतलब इसमें यदि एक पॉइंट भी है ना तो उस पॉइंट तक इसे क्या संकुचित किया जा सके, मतलब हमें इसे बाहर नहीं निकालना पड़े। तो ऐसे प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, ऐसे प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, एक का संबद्ध प्रदेश। एक बार जो बुक की डेफिनेशन है ना उसको हल्का समझने की कोशिश कर लो, बाद में अपन को समझ आता अपने देसी तरीके से, ये ठीक है, उसे भी समझाऊंगा, लेकिन जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपर, एक बार उसका मीनिंग समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। क्लियर हो रही बात है तक। बात यह है कि एक आपके पास रीजन है जी, एक आपके पास क्षेत्र है जी, उसमें मैंने एक क्लोज कर्व बनाया, मैंने उसमें क्या किया, एक संवृत वक्र बनाया। उस संवृत वक्र को यदि मैं श्रिंक करूं, उसको मैं सिकुड़ाऊं या उसको मैं छोटा करूं, संवृत वक्र को श्रिंक करूं, छोटा करूं या सिकुड़ाऊं उस वक्र को मैं, तो उस वक्र को सिकुड़ने पर वो प्रत्येक बिंदु को कंटेन करे, और लास्ट में एक बिंदु जो छोटा सा है उस तक भी वो संकुचित हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं आए। कि सर इसमें क्या होगा, डेफिनेशन सुनना है, a connected region is said to be simply connected region if all the interior points of a closed curve, all the interior points of a closed curve, मतलब एक संवृत वक्र के सभी अंदरूनी जो बिंदु हैं, आंतरिक जो बिंदु हैं, सबके सब ड्रॉन इन द रीजन आर द पॉइंट्स ऑफ रीजन, मतलब वो इसी में बने रहें और उनको इसी पॉइंट में क्या रहे, श्रिंक होते चले जाएं। श्रिंक वाला वर्डिंग लिखी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यदि ऐसा नहीं है, देशी परिभाषा आपको टेंशन मत लेना, बुक की रेफरेंस सुन लो एक बार। अब यदि ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी कनेक्टेड रीजन या फिर बहुसंबद्ध प्रदेश। तो कैसा सर, ये वाला कैसा होगा, देखना ये ऐसा होगा, ये तो बन गया जी, क्या बन गया जी, इसमें बहुत सारे क्या बन गए पॉइंट्स, इसमें दो मैंने ये जगह छोड़ दी, दो मैंने क्या छोड़ दी, ये जगह, मतलब इनमें जो पॉइंट्स आएंगे उन पर जो अपना फंक्शन होगा वो डिफाइन नहीं होगा, या फिर अपवाद स्वरूप है ये, या फिर ये दो छोटे छोटे क्या हैं, इसमें छेद हैं,
दो छोटे छोटे इसमें क्या है, ये छेद, जरूर नहीं ऐसे ही हो, त्रिभुजाकार रूप में कैसे भी इनको बना सकते हैं। ठीक है, कहने का सिंपल सा है कि इस पूरे क्षेत्र में फलन परिभाषित है, लेकिन इन दो जगहों पर फलन परिभाषित नहीं है, या फिर इनमें जो पॉइंट्स आएंगे ना उन पर आपको फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात क्लियर हुई? चलो, अगर यहां पर कोई समवृत्त वक्र ऐसे सी बनाया जाए, यहां पर कोई समवृत्त वक्र ऐसे सी बनाया जाए, और जब इसको संकुचित किया जाएगा, जब इसको संकुचित किया जाएगा तो ये केवल यहीं तक संकुचित हो पाएगा, ये केवल इसकी बाउंड्री तक ही संकुचित हो पाएगा, अंदर के पॉइंट्स को ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो जी में ही नहीं है, क्योंकि वो जी पर के लिए, जी में होने के लिए क्या नहीं है, बाउंडेड है, परिभाषित नहीं है, उनको अलग से उसने छाड़ दिया है, अपवाद स्वरूप ले लिया है। तो ये श्रिंक होकर केवल इसकी बाउंड्री तक ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, बहुसंबंधित प्रदेश, ऐसे क्या बोलते हैं, संबंधित प्रदेश। चलो, ये तो हो गई बुक की डेफिनेशन। अब आते हैं अपन अपनी देसी परिभाषा पर कि एक्चुअल में कहने क्या चाह रहा है। ये आपसे बहुत सादा सिंपल बात कहना चाह रहा है कि यदि सभी बिंदुओं पर परिभाषित है, यदि सभी बिंदुओं पर फलन अपना परिभाषित है तो एक असंबद्ध प्रदेश, यदि कुछ बिंदुओं पर नहीं है, उसी प्रदेश में यदि कुछ बिंदुओं पर नहीं है तो वो क्या हो जाता है, बहुसंबंधित प्रदेश। क्लियर? क्योंकि उसमें एक वक्र बनाएंगे, वो वक्र पूरा श्रिंक नहीं होगा, यहां तक आके रुक जाएगा। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों डायग्राम बना लीजिए, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ ही गया होगा वैसे तो, है ना, और नहीं आया तो एक बार क्लास को दोबारा से देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर अपन आते हैं थ्योरम पे, लिखिए। आगे बढ़ते हैं, और जो अब तक पढ़ा है उसका यूज करते हुए अपन एक थ्योरम प्रूव करेंगे, और थ्योरम है आपकी 7.5.1 जो राजस्थान में 2001 में, 2009 में और 2017 में पूछी जा चुकी है। और टॉपिक का नाम है कोशी का समाकलन प्रमेय, मतलब कोशी इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे रीमान ने दी थी ना, जैसे रीमान कोशी समाकलन प्रमेय, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, जैसे रीमान ने कहा था समाकलन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, वैसे ही कोशी ने भी कुछ कुछ कहा, उस कुछ कुछ का हमें यूज यहाँ पर करना है। ठीक है, क्या है ये समझेंगे, और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हुए, और पुरानी बहुत सारी चीजें इसमें यूज आने वाली हैं आपकी, जो आप इस क्लास से पहले पढ़ चुके हो, वो भी बहुत कुछ काम आएगा इसमें, और फिर इसको बहुत अच्छे से समझते हुए अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल पेन कॉपी छोड़ दीजिए, पहले एक बार प्रॉपर तरीके से इसको समझ लीजिए, उसके बाद आराम से नोट कर लेना। ठीक है, मैं नोट करने के लिए टाइम आपको हमेशा देता ही हूँ 30 से 40 सेकंड का, इसको रोक दिया करो वीडियो को वहीं पर और नोट कर लिया करो। ठीक है, चलो, तो ये आपसे कह रही है 2001 में, 9 में, 17 में आ चुकी है, तो इंपॉर्टेंट तो वैसे ही बन जाती है। और ये क्या रही है कि माना कि एकस संबद्ध प्रदेश जी में, लेट इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन जी, माना एकस संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक है, फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। ठीक है, तथा एफ डैश जेड संतत है, मतलब जो इसका डेरिवेटिव है एफ जेड का अवकलज, एफ जेड का जो अवकलज है एफ डैश जेड, ये इसका डेरिवेटिव जो है एफ डैश जेड, वो कंटिन्यूअस है, वो क्या है, संतत है। ठीक है, चलो, यदि जी में सी एक संवृत्त कंटूर हो, यदि जी में सी एक संवृत्त कंटूर, मतलब क्लोज्ड कंटूर, कंटूर का मतलब मैं समझा रहा, याद करो कि कॉम्प्लेक्स में कंटूर वर्ड का जो मतलब है, कंटूर शब्द का मतलब वही है कर्व के लिए। ठीक है, अब संवृत्त कह रहा है, संवृत्त मतलब क्लोज्ड, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, और विवृत कहता है या ओपन कहता है तो खुला, एक तरह से खुला रह जाता वो। तो प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब ये कि मेरे पास एक रीजन है जी, कौन सा रीजन है मेरे पास, जी, इसके अंदर एक क्लोज कंटूर है, इसके अंदर एक क्लोज कंटूर कौन सा है, सी, ये क्लोज कंटूर मैंने क्या मान लिया, सी, और ये इस तरह से एक संबद्ध प्रदेश है, कैसा है, सिंपली कनेक्टेड रीजन या एक संबद्ध प्रदेश, मतलब इसके अंदर भी ऐसे पॉइंट होंगे। यदि बहुसंबंधित प्रदेश होता, मल्टी कनेक्टेड रीजन होता, मल्टी कनेक्टेड, तो इसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते, ये खाली रहता। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस इंटीग्रेशन सी
मतलब यदि इस C पर इंटीग्रेट किया जाए, मतलब इस C एरिया के लिए बात करी जाए, तो fz का जो इंटीग्रल है, fz का जो समाकलन है, उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ये हमको प्रूफ करना है। इंग्लिश मीडियम वालों लिख लिया होगा बुक से, नहीं लिखा हो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं कि इन ए सिंपली कनेक्टेड रीजन G, fz इज एनालिटिक फंक्शन एंड fz is continuous if C is a closed contour in G. C is a closed contour in G, then prove that integration C fz dz equal to 0. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्यों है? क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इस रिजल्ट का अपन डायरेक्ट यूज करेंगे बहुत सी चीजों में, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए और अच्छे से देखिए। चलें शुरू करते हैं। देखो इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन, और इसके प्रूफ में सबसे पहले कि लेट fz क्या दे रखा है? एनालिटिक दे रखा है। fz क्या दे रखा है? एनालिटिक मतलब विश्लेषिक दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? और f' क्या दे रखा है? कंटिन्यूअस। f' क्या दे रखा है? कंटिन्यूअस। मतलब fz आपको दे रखा है कितना? 70। यदि G में C एक संवृत कंटूर है, यदि G में C एक संवृत कंटूर है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या है? सिद्ध करने के लिए कि सर इंटीग्रेशन ऑफ C fz dz बराबर कितना लेके आना है? 0। तो देखिए इसका प्रूफ, ये तो गिवन है, गिवन मान लो या लेट मान लो या माना मान लो, कुछ भी लिख दो, दिया है वगैरह। ठीक है, चलते जाइए। मुझे एक बात बताइए कि माना z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है क्या? सर होता है। तो dz इक्वल टू क्या होता है कि सर dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अरे सबका इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर दिया, अवकलन कर दिया, z का dz, x का dx, y का dy, किसके सापेक्ष? किसी के सापेक्ष नहीं, नॉर्मल बस। ठीक है, चलो। तथा fz इक्वल टू क्या होता है कि सर u प्लस आयोटा v होता है भाई, अपन जानते हैं ux y प्लस आयोटा vxy, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, सम्मिश्र चर फलन बोलते हैं ना इसको, तो fz को। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे चाहिए क्या? कि सर मुझे चाहिए इंटीग्रेशन C fz dz। इंटीग्रेशन C क्या चाहिए? fz dz। तो इंटीग्रेशन C fz की वैल्यू कितनी है? u प्लस आयोटा v। dz की वैल्यू कितनी है? dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, देखो प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें डायरेक्टली एक ही वे में जाना पड़ता है, क्योंकि कोशी ने बहुत मेहनत करी है इस थ्योरम पे। कोई रात को सो के सुबह जग के नहीं बना दी है कि सब आज सुबह जगह नहाए धोए चलो थ्योरम बना दी, नहीं, समाकलन पर नहीं। उसकी सालों की, मतलब बहुत ज्यादा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पता नहीं कितना हो सकता है, पूरी लाइफ टाइम की वो तपस्या का रिजल्ट है ये। पूरी जो उसने तपस्या कर रहे हैं इतने टाइम, उसका ये निष्कर्ष निकल के आता है। जैसे हम चुटकियों में एक आधा घंटे में उसको पढ़ लेते हैं, उसकी सालों की मेहनत है। ठीक है, 10 साल 5 साल जितने टाइम होगा, अब उन्हीं रिजल्ट्स को अपन यूज करते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो चलते जाइए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रूफ करने वाली जो चीजें होती है ना, उनका एक प्रॉपर मेथड होता है, और वो मेथड 1 या 2 या 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम तो सभी चीजों का एक ही मेथड होता है, लेकिन हो सकता है कुछ थ्योरम्स के 1 या 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बुक से डिफरेंट कराई हैं। मतलब बुक में जैसे बहुत ज्यादा टफ हो रही है, मैं उसको बहुत ज्यादा सिंपल वे में करवा रखा है। ठीक है ना, तो यही बात का आपको ध्यान रखना है और इसी बात पे आपको फोकस करना है कि चीजों को किस तरीके से समझा जाए, एक प्रॉपर वे में उनको देखा जाए और प्रॉपर तरीके से नोट किया जाए, और उनको फिर समझ के हम इतने कैपेबल भी बने कि उसकी हम कॉपी में अपनी तरफ से राइट भी कर सके। ठीक है, तो चलते जाइए, देखिए आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह आएगा इंटीग्रेशन C fz dz इक्वल इंटीग्रेशन C, देखो u को dx से किया तो u dx। ठीक है जी। अच्छा, आयोटा v को आयोटा डिवाइस करोगे तो आयोटा से आयोटा -1, तो माइनस का dy आ जाएगा। कि सर आपने पहले इसको क्यों लिखा? मैंने बिना आयोटा वाले एक तरफ लिख लिया। आयोटा v को इससे करोगे तो आयोटा आएगा, तो आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बनेगा? v dx। और u को इससे करोगे आयोटा डिवाइस तो आयोटा बचेगा, क्या आएगा? u dy और प्लस u dy। और इक्वेशन नंबर मैंने इसको दे दिया कितना? अब तक एक भी नहीं दी, इसको 1 दे दिया। कोई दिक्कत? इधर तो इंटीग्रेशन C fz dz, इधर इंटीग्रेशन C u dx माइनस dy प्लस आयोटा v dx प्लस u dy। क्लियर? चलते हैं। सिंस चूंकि क्या दिया है आपको कि जो f डैश z है
वो कैसा है, संतत है, मतलब वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम समझिएगा, है ना, यही असली खेल है। अगली जो 4-5 स्टेप आने वाली है वही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो देखते जाओ। मुझे एक बात बताइए, एफ डैश जेड संतत है। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको एफ डैश जेड निकालना सिखाया था, सिंपल रूप में भी और ध्रुवीय रूप में भी। याद करो, डब्ल्यू का अवकलज एफ डैश जेड निकाला था ना। एक तो था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर, एक माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा, इस तरीके के थे। एक उसमें ये था कि एफ डैश जेड, चूंकि एक तो था डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और एक याद हो तो माइनस का आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई भी था एक, और कॉस थीटा साइन थीटा वाले भी थे। एक था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, आपके पास कितना था, डेल एफ अपॉन डेल आर, और एक था कॉस आयोटा अपॉन आर माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। नीचे लिख देता हूं यहां पे, एक ये था माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। यही थे क्या, कुछ इस तरीके के थे, देख लेना। तो ये 4 होते हैं मेरे पास, 1 2 3 4, लेकिन मुझे इनमें से केवल एक का यूज करना है। ये तो ध्रुवीय रूप में थे, ये सिंपल कार्तीय रूप में थे, तो मैं पहला वाला ले रहा हूं। चूंकि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है, यू प्लस आयोटा वी, यही है। तो एफ डैश जेड क्या बनेगा मेरे पास कि सर एफ डैश जेड आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और यदि आपको सीआर इक्वेशन याद हो, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो सीआर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। उसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, एक साइड में लाइन लिख देना, सीआर इक्वेशन से लिखा है मैंने, किससे लिखा है ये, सीआर इक्वेशन या फिर कोशी-रीमान समीकरणों से लिखा है। एफ डैश जेड संतत है, मतलब फंक्शन एफ जेड का जो डेरिवेटिव है, फलन एफ जेड का जो अवकलज है एफ डैश जेड, वो कैसा है, संतत है। जब ये संतत है, जब ये संतत या कंटिन्यूअस है, तो ये जिन चीजों से मिलकर बन रहा है 1 2 3 4, तो ये भी क्या होंगे, संतत होंगे, हाँ या ना, अरे होंगे या नहीं होंगे, कि सर डेफिनेटली होंगे। अब ये सर लिख क्यों रहे हो कि संतत की जरूरत कहां पड़ेगी, अब देखिएगा जरूरत पड़ेगी जो मेन, ठीक है। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चलो। इसमें देखिएगा कि एफ डैश जेड संतत है, क्वेश्चन खुद ने दे रखा है थ्योरम ने, तो आप लिखेंगे यहां एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस, मतलब यहां एफ डैश जेड क्या है, संतत है। तो कौन कौन, चारों, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, चारों के चारों कैसे होंगे, ये संतत होंगे। मतलब ये चारों के चारों कैसे होंगे भैया, कंटिन्यूअस होंगे। बात क्लियर, ठीक। कि सर ये क्यों बताया आपने, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ने वाली है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुनो, सेकेंड ईयर में वेक्टर कैलकुलस में सदिश कलन में एक ग्रीन प्रमेय थी। सेकेंड ईयर में वेक्टर कैलकुलस या सदिश कलन में ग्रीन प्रमेय थी, कुछ बच्चों ने पढ़ी है, मतलब जहां मैंने पढ़ाया वहां तो पढ़ाई है मैंने, दोनों क्वेश्चन कराता हूं इस वजह से मैं, और जिन्होंने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा उनको नहीं पढ़ाई होगी, इसलिए कहता हूं दोनों क्वेश्चन पढ़ा करो, काम देंगे हमेशा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सेकेंड ईयर की थर्ड ईयर में यूज आती हैं, अब वहां पढ़ते तो है नहीं, फिर वो वैसे ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है ना। मैंने पढ़ाई है, उनको पता है, पढ़ रखी है पहले से, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट में उसका लिख रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपन वो कहना क्या चाहती है। ग्रीन प्रमेय,
ग्रीन प्री में काम क्या आती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के, मतलब रेखीय समाकलन को क्षेत्रफल नहीं है क्षेत्रफल वाले समाकलन में कन्वर्ट करने का काम आती है। क्या होती है देखिएगा ध्यान से, देखिएगा आगे। मैं आपसे कह रहा था कि सेकेंड ईयर में हमने ग्रीन थ्योरम पढ़ी थी, सेकेंड ईयर में हमने एक ग्रीन थ्योरम पढ़ी थी जिसका स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये यू डी एक्स माइनस वी डी वाई आएगा, ठीक है, सही कर लेना, से वी रह गया था आप लिखना। चलते जाओ, क्या क्या रही है, बहुत ध्यान समझना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। चलते जाओ कि माना जी एक संवृत वक्र सी से घिरा एक पृष्ठ है। जी जो है वो किससे घिरा है, संवृत वक्र सी से घिरा हुआ है, मतलब क्लोज कंटूर या क्लोज कर्व सी से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, पृष्ठ है, वो क्या है जी। जैसे ऐसे समझ लो आप कि ये तो सी हो गया और इसके अंदर जो पृष्ठ है ना इसका नाम जी है, इसका नाम जी है और ये क्या है सी। पी व क्यू के आंशिक अवकलज, पी और क्यू के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं रीजन जी में, प्रदेश जी में कैसे हैं, संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। मतलब पी के और क्यू के डेल यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल वाई और डेल क्यू अपॉन डेल वाई। तो जो इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी वाई है वो डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई के इक्वल होता है। ये एक्चुअल में करता क्या है, ये तो है लाइन इंटीग्रल, क्या नाम है इसका, लाइन इंटीग्रल, मतलब रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। ये केवल रेखा रेखा की बात करता है, इस रेखा की जो घिरी हुई है ना ये वाली रेखा इसकी। ये है सरफेस इंटीग्रेशन, कैसा है ये, सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब क्षेत्र पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन, या इसको क्षेत्रफल वाला भी बोलते हैं, क्षेत्रफल वाला है ना, क्योंकि पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, ये घिरा हुआ है जो, और जो 3 बार आ जाता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में आता है ना, वो आयतन को दिखाता है ना, वॉल्यूम को। चलते जाओ, एक वाला रेखीय, 2 वाला क्षेत्रफल और 3 वाला आयतन को, ठीक है, यहाँ तो लाइन और ये सरफेस या फिर एरिया, वो वाला को वॉल्यूम को। चलते जाओ, इसको हमें अप्लाई करना है यहां पर, कैसे देखते जाओ। ये जो लिखा हुआ है यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, देखिएगा तो सो या फिर अतः मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इंटीग्रेशन सी यू डी एक्स प्लस माइनस का वी डी वाई, यही तो है यू डी एक्स माइनस का वी डी वाई, तो यू डी एक्स प्लस माइनस वी डी। यदि कंपेयर किया जाए तो देखो सुनो, जी एक समृत वक्र सी से घिरा एक पृष्ठ है, हाँ भाई साहब है, वहां पर वहां सी गिर रहा है जी से, यहाँ जी गिर रहा है सी से, बात वही है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सी जी है तो यहां पर भी उस हिसाब से लिख देंगे। पर चलते जाओ आगे, ध्यान से देखिएगा कि पी डी एक्स क्यू डी वाई यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, पी और क्यू के आंशिक अवकलज संतत हैं, मतलब u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं आंशिक अवकलज कौन कौन, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल क्या होने चाहिए, संतत, जो कि ये लिख रहे भाई साहब, इसीलिए इसको पहले यहां संतत सिद्ध किया था। तो इसको ये लिखा जा सकता है, तो आप कंपेयर करना p की जगह कौन बैठा है, कि सर p की जगह तो बैठा है u और q की जगह कौन बैठा है माइनस v, तो आप लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन g डेल q की वैल्यू कितनी है माइनस v, तो माइनस का डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, p की जगह कौन बैठा है सर u बैठा है, तो डेल u अपॉन कितना, डेल u अपॉन कितना आएगा यहां पर डेल y, और बाहर कितना आ जाएगा कि सर यहां तो आ गया पी डी एक्स की जगह तो कितना आ गया डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और क्यू डी वाई कितना आ गया माइनस का वी डी वाई था, इस हिसाब से मैंने इसको लिख चुका हूं, ठीक है। क्यू की जगह तो ये था, पी की जगह ये था, दोनों में लिख दिए, और बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 उसको दे दी और इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको दे दिया। एक और है अभी, वो लिख रहा साइड में वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, तो इंटीग्रेशन सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, तो अब की बार p की जगह कौन बैठा है v और q की जगह कौन बैठा है u, तो p की जगह तो रख दो v और q की जगह क्या रख दो u रख दो, तो क्या बनेगा ये सर डबल इंटीग्रेशन g डेल कितना, q की जगह कौन बैठा है u, तो डेल u अपॉन डेल x माइनस p की जगह कौन बैठा है v, तो डेल v अपॉन डेल y, और बाहर कितना dx dy। इन दोनों का यूज मैं कहां करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। आप लोग यहां तक नोट कीजिए, तब तक उधर रफ करता हूं, ठीक है। चलो।
देखिएगा आगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से, बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि ये पूरी की पूरी लिखी हुई है पहले से। तो चलते जाइए, इक्वल डबल इंटीग्रेशन जी, इस पूरे की जगह ये पूरा का पूरा लिख दो, कितना, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और dx dy, प्लस का आयोटा, अच्छा वी डी एक्स और यू डी वाई की जगह पूरा का पूरा लिख दूं, कितना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इंटीग्रेशन बाहर लगा देना, कितना, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये वाला, और माइनस कितना, डेल वी अपॉन डेल वाई, और बाहर कितना, dx dy। सीआर इक्वेशन याद है क्या, कौशी रीमान समीकरण, सीआर इक्वेशन किस वो होती थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और माइनस सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई ये इक्वल होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। यही तो होती है सीआर इक्वेशन, इनका यूज यहां करेंगे अपन। तो चलते जाओ, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल डबल इंटीग्रेशन जी, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा जा सकता है, क्या से लिखा जा सकता है, लिख दो, कितना, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और dx dy, प्लस का आयोटा डबल इंटीग्रेशन जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल लिखा जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है, जिससे जीरो बन जाए तो वो लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कितना dx dy, सेम से सेम घटेगा जीरो, सेम से घटेगा जीरो, तो पूरा पूरा कितना आ गया, जीरो। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू कितना, जीरो, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। आसान है, थ्योरम में बिल्कुल दम नहीं है, बस पुरानी कुछ चीज़ों का यूज हुआ है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि क्लास को आप एक बार फिर से देखें जाने से पहले। आज क्लास में इतना ही रखूँगा, कम इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें और बहुत अच्छे से समझ सकें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इससे जो नेक्स्ट आने वाली है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7.5.2। तो बस आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए साथ साथ, और जितना हो सके उतना सुरक्षित रहिए, बीमारियों से बच्चों, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। लास्ट थर्ड ईयर है, परसेंटेज बनाने का लास्ट मौका है, और बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। इसको, इस क्लास को कम से कम 2 बार देख लेना आज ही। एक तो अब देख लेना, आप जब भी देख रहे हो, या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और उसके बाद तुरंत बाद शाम को एक बार और देख लेना सोने से पहले। चाहे तो भले एक बार तो पूरी की पूरी आप कॉपी में नोट करते हुए लिख लेना प्रॉपर तरीके से, दूसरी बार भले आप बैठे हो, लेटे हो, कैसे भी हो, एक बार वैसे ही उसको देख लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।